आपने बहुत बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि आसमान खा गया या फिर जमीन निकल गई। लेकिन अर्थ पे एक ऐसी जगह है जहां पे लोगों ने क्लेम किया है कि वहां पे सच में ऐसा होता है। ये जगह नॉर्थ अटलांटिक ओशियन के वेस्ट रीजन में है। यूएस के स्टेट फ्लोरिडा से लेके पुर्टो रिको आइलैंड और बरमूडा के बीच में है। अब क्योंकि ये तीनों मिलकर ट्रायंगल बनाते हैं, इसलिए इस एरिया को कहा जाता है बरमूडा ट्रायंगल। लेकिन इस एरिया में जो इंसिडेंट्स हुए हैं उसकी वजह से इसको और भी नाम दिए गए हैं, जैसे डेविल्स ट्रायंगल, द लिम्बो ऑफ द लॉस्ट। अब बात यह है कि ये जो एरिया है इसके बारे में बात होना शुरू कैसे हुई। 1950 में यूएस मीडिया के अंदर इस एरिया के बारे में हल्की हल्की बातचीत शुरू हो रही थी। लेकिन पहली बार इसको बरमूडा ट्रायंगल लोगों ने तब बोलना चालू किया जब विंसेंट गेडी ने एक आर्टिकल पब्लिश किया आर्गोसी मैगजीन में, और उसमें उन्होंने लिखा कि फ्लोरिडा के पास एक एरिया है जो 3 पॉइंट से मिलकर बना है और जहां पे कुछ अजीब सी एक्टिविटीज हो रही हैं। और जब ये आर्टिकल उन्होंने लिखा तो उस आर्टिकल का जो नाम था वो लिखा था द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। उसके बाद जब भी इसके बारे में बात हुई तो इसको लोगों ने बरमूडा ट्रायंगल ही बोला और तब से लेके आज तक इसको बरमूडा ट्रायंगल ही बोला जाता है। ये जो बरमूडा ट्रायंगल का एरिया था, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जैसे ही इस एरिया में जाओ तो कभी रेडियो ना चले, कभी कंपास खराब हो जाए, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो थी उनकी जो रीडिंग थी वो फ्लक्चुएट करने लगती थी। और ये सब तो चल ही रहे थे, इसके साथ साथ आसमान से प्लेन और समुद्र से शिप्स ये भी गायब हो रहे थे, और इनके साथ साथ जो लोग थे वो भी गायब हो रहे थे। और गायब भी इस तरीके से हो रहे थे कि चाहे आदमी हो या फिर शिप, उनका एक छोटा सा टुकड़ा तक नहीं मिल रहा था। अब जब ये सारे इंसिडेंट्स हो रहे थे तो लोगों ने अलग अलग चीजें बोलना चालू कर दी थी। कुछ लोगों ने ये बोला कि इस एरिया में सी मॉन्स्टर है, कुछ का कहना था कि एलियंस का इन्फ्लुएंस है इस एरिया में, कुछ लोगों ने इसको इल्यूमिनाटी की जो कॉन्स्पिरेसी है उससे जोड़ना चालू कर दिया। लेकिन कंफर्म कुछ भी नहीं हो रहा था। अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि ऑल ओवर वर्ल्ड में बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर जितनी मूवीज, बुक्स, डॉक्यूमेंट्री बनी है, शायद ही किसी और टॉपिक पे बनी है। 1888 में एक शिप था जिसका नाम था एलन ऑस्टिन। ये इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए निकलता है। 2 से 3 वीक ट्रैवल करने के बाद इस शिप का जो कैप्टन था, जिसका नाम ग्रिफिन था, वो एक अनप्लान्ड शॉर्टकट लेता है ताकि जल्दी पहुंच जाए। और ये जो शॉर्टकट था ये बरमूडा ट्रायंगल के पास से गुजरता था। लेकिन जैसे ही बरमूडा ट्रायंगल का एरिया आता है, कैप्टन ग्रिफिन को थोड़ी दूर पे एक छोटी सी बोट दिखती है जो बिना किसी पैटर्न के बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से इधर से उधर मूव कर रही थी। कैप्टन ने कई बार कोशिश की कम्युनिकेट करने की, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया उस बोट से। शुरू में तो ये लोग डर रहे थे। कुछ टाइम के बाद कैप्टन ने कुछ लोगों को उस बोट में भेजा ये चेक करने के लिए कि ये बोट रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रही है। लेकिन उस बोट पे पहुंचने के बाद हर कोई शॉक्ड हो गया था, क्योंकि वो पूरी की पूरी बोट खाली थी, उस पे कोई भी नहीं था। ना तो कैप्टन था, ना कोई क्रू था, ना ही कोई पैसेंजर था, और सारी चीजें उस बोट की सलामत थी, कोई डैमेज नहीं था। इसके बाद ये लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि जो बोट है इसको अपने साथ न्यूयॉर्क लेके चलते हैं। वहां की जो अथॉरिटी होगी उसको इन्फॉर्म कर देंगे ताकि अगर कोई इलीगल एक्टिविटी वगैरह हो रही है तो उसको ट्रैक करा जा सके। अब जब ये लोग बोट को अपने साथ न्यूयॉर्क की तरफ लेके चलते हैं तो एक बहुत ही भारी तूफान आता है और कुछ देर के लिए जो बोट थी वो गायब हो जाती है। और जैसे ही तूफान शांत होता है दोबारा से ये बोट दिखती है। लेकिन हर कोई उस बोट को देख के शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि जितने भी लोग उस बोट को न्यूयॉर्क लेके जा रहे थे सारे के सारे गायब थे, और जो बोट थी उसको कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बाद ये लोग बोट को वहीं पे छोड़ देते हैं और न्यूयॉर्क निकल जाते हैं, और नेक्स्ट डे हर तरफ ये कहानी फैल जाती है। एक और बोट थी जिसका नाम था मैरी सेलिस्ट। इसको 7 नवंबर 1872 न्यूयॉर्क से इटली के लिए निकलना था, और ये जो शिप थी इस पे भी बहुत सारे लोग थे और बहुत ही खचाखच भरा हुआ था। लेकिन जब ये शिप बरमूडा ट्रायंगल के पास पहुंचती है उसके थोड़ी देर बाद ये गायब हो जाती है। इसको बहुत ढूंढा जाता है लेकिन ये कहीं भी नहीं मिलती। लेकिन करीब 1 महीने के बाद 4 दिसंबर 1872 को ये शिप बरमूडा ट्रायंगल के पास तैरता हुआ दिखता है। अब जिन लोगों को ये शिप दिखता है वो लोग इन्फॉर्म करते हैं, उसके बाद रेस्क्यू टीम आती है। लेकिन हैरानी की बात सबसे ज्यादा ये रहती है कि पूरी शिप के ऊपर एक भी आदमी नहीं था। जो पूरी की पूरी शिप थी उसको कोई भी नुकसान नहीं हुआ था। यहाँ तक कि डिनर टेबल पे खाना एज इट इज पड़ा हुआ था, खाने की जो प्लेट्स थी वो एज इट इज पड़ी हुई थी। लेकिन कैप्टन, क्रू और पैसेंजर सब के सब गायब थे। इन लोगों का आज की डेट तक पता नहीं चल पाया कि ये लोग गए कहां। देखिए, इससे पहले कि आगे बढ़े, एक कमेंट जो हर वीडियो में कहीं ना कहीं दिख जाता है कि हेयर के लिए आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं। अब देखिए, प्रोडक्ट वगैरह तो ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी चीज है कि आपके हेयर की हेल्थ कैसी है। अगर मैं अपनी बात करूं तो पहले मुझे भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम थी। मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला कि हेयर फॉल के भी स्टेजेस होते हैं, फ्रॉम 1 to 7। अगर आप 1 से 4 की स्टेज में पहुंच गए हैं तो ये ट्रीटेबल है, लेकिन अगर आप आगे पहुंच गए हैं तब थोड़ी दिक्कत है आपके लिए। और उस पर्टिकुलर टाइम पे मुझे ट्राया के बारे में पता चला कि ये आपको ऐसे ही कुछ भी नहीं दे देते हैं। पहले आपको हेयर फॉल के स्टेजेस और कॉज बताते हैं, और उसके बाद इनके डॉक्टर्स आपको कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट और डाइट रेकमेंड करते हैं। 4 से 5 महीने मैंने इनसे ट्रीटमेंट लिया और इतने कम टाइम में मेरा हेयर फॉल बहुत ही कम हो गया था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ ही हुआ, ट्राया ने 2 लाख से भी ज्यादा लोगों के हेयर फॉल ट्रीट किए और इनका सक्सेस रेट 93% है। तो इसमें स्टेप्स काफी सिंपल है। स्टेप 1, ट्राया हेल्थ पे जाके फ्री हेयर टेस्ट लीजिए। स्टेप 2, अपना कस्टमाइज्ड 1 मंथ किट खरीदिए। स्टेप 3, दिए हुए फ्री डाइट प्लान और हेयर कोच की मदद से 5 महीने के अंदर रिजल्ट देखिए। यूज माई कोड NITISH20 टू गेट 20% ऑफ ऑन योर परचेज। तो टॉपिक पे वापस आते हैं।
इसके बाद 5 दिसंबर 1945 को 5 फाइटर प्लेन्स का एक ग्रुप नेविगेशन और ये जो कॉम्बैट फाइटिंग होती है इसकी ट्रेनिंग के लिए फ्लोरिडा से निकलता है। ये जो पूरा ग्रुप था इसको नाम दिया गया था फ्लाइट 19। इस पूरे ग्रुप में सारे ट्रेनी थे और एक सीनियर लेफ्टिनेंट था जिसका नाम था चार्ल्स। इनकी ट्रेनिंग का जो रूट था उसमें ये था कि ये फ्लोरिडा से निकलेंगे, उसके बाद चिकन रॉक एक जगह है वहां पे ये बॉम्ब ड्रॉप करेंगे, उसके बाद ग्रैंड बहामा पे जाके वापस फ्लोरिडा के बेस पे आ जाएंगे। उस पर्टिकुलर टाइम पे तो मौसम क्लियर था, लेकिन जैसे ही ये लोग निकलते हैं उसके 2 घंटे बाद ही मौसम खराब हो जाता है और इनके लीडर चार्ल्स डिसाइड करते हैं कि ये टास्क पूरा नहीं करेंगे बल्कि वापस लौट जाएंगे। चार्ल्स जो थे वो अपना कंपास निकाल के देखते हैं लेकिन वो खराब था। वो अपना दूसरा कंपास निकाल के देखते हैं क्योंकि वो भी खराब था। ये अपनी टीम से भी कोऑर्डिनेट करते हैं, उन सबके कंपास खराब थे और ग्राउंड की टीम जब इनको ट्रैक करती है तो उनको पता चलता है कि ये सारा का सारा ग्रुप डायरेक्शनलेस हो गया है। उसके बाद इसको ढूंढने के लिए एक और एयरक्राफ्ट भेजा जाता है और वो भी गायब हो जाता है। जो इसका लास्ट मैसेज था वो ये था कि यहाँ पे 100 फीट की ऊंचाई पे कुछ जलता हुआ दिख रहा है और उसके बाद ये भी गायब हो जाता है। क्रिस्टोफर कोलंबस जो थे उनकी बुक तक में ये चीज लिखी हुई है कि जब वो यूरोप से निकल के बर्मुडा ट्रायंगल के पास पहुंचे थे तो उनका जो कंपास था उसने काम करना बंद कर दिया था, वो रास्ता भटक गए थे। कोलंबस जैसे जैसे ट्रैवल करते थे तो वो अपनी डायरी में जरूर लिखते रहते थे। तो उन्होंने ईयर 1492 में ये लिखा था कि कंपास काम नहीं कर रहा है और यहाँ पे एक कैंडल की तरह रोशनी आसमान से गिर रही है। ब्रूस गर्नॉन एक लौते ऐसे आदमी है जो बर्मुडा ट्रायंगल को सर्वाइव करके वापस आए हैं। ब्रूस बहामास से फ्लोरिडा रेगुलर ट्रैवल करते थे, उनको करीब 1.5 घंटा लगता था बहामास से फ्लोरिडा ट्रैवल करने में। लेकिन एक बार ये बर्मुडा ट्रायंगल से 10,000 फीट से भी ऊपर प्लेन उड़ा रहे थे। मौसम एकदम क्लियर था, ना तो कोई रेन थी ना कोई थंडर स्टॉर्म था, लेकिन अचानक से बहुत ही हैवी क्लाउड आ गए और वो काफी देर तक आते ही रहे और वो थोड़ी देर के लिए नहीं आए थे, वो कॉन्टिन्यूसली आ ही जा रहे थे। इतना ज्यादा अंधेरा हो गया था कि सन की एक लाइट तक उसमें नहीं पास हो रही थी। जैसे जैसे ब्रूस आगे बढ़ रहे थे क्लाउड और हैवी होता जा रहा था और प्लेन के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो काम नहीं कर रहे थे, ना ही कंपास काम कर रहा था और उनको ऐसा लग रहा था कि कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो प्लेन को कंट्रोल कर रही है। ग्राउंड पे जो टीम थी उनको अचानक से उनकी लोकेशन मिलना भी बंद हो गई थी, लेकिन